हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी पर फोकस करते रहिए। जो टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते तब तक चैन की सांस मत लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का ये प्रैक्टिस सेट। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये जीएस का सेक्शन आपसे पूछा जाता है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? तो पढ़ लो एक बार। करेंसी नोट इशू करना, ये तो आरबीआई करती है। हमें बताना है कौन सा काम नहीं करती इनमें से। तो करेंसी इशू करना, मुद्रा नोट जारी करना, ये तो करती है। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर के रूप में काम करती है, सही है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। यानी कि क्या हम लोग आरबीआई की ब्रांच में जाके पैसा जमा कराते हैं अपने अकाउंट में? नहीं, ये नहीं करते है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा काम आरबीआई का नहीं है, तो आरबीआई पैसे जमा करने का काम नहीं करती कस्टमर से। बाकी कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ये भी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्त। बाकी सब आरबीआई के काम हैं, जैसे नोट जारी करना, सरकार के लिए बैंकर का काम करना, महंगाई को नियंत्रित करना मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके। और ये तीनों सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सी, सी में लिखा है कि आरबीआई पब्लिक से पैसा जमा करवाती है, ऐसा नहीं है। अब आप ही बताओ, जैसे हम एसबीआई में जाके अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं, पीएनबी में जाके हम अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं, तो क्या ऐसे हम आरबीआई में जाके जमा कराते हैं? नहीं कराते। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इंडियन बैंकिंग सिस्टम का वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या है? तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर है। थ्री टीयर स्ट्रक्चर है, तीन स्तर पे बैंक काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें पब्लिक आ जाएगा, प्राइवेट आ जाएगा, फॉरेन आ जाएगा। या फिर इसे देखें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बैंक और स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक, और कुछ ऐसे बैंक हैं आरआरबी जो स्टेट और सेंटर तीनों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर चलता है बैंक का इंडिया में। रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? तो हमने, जब हम आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको, जब हम आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ते हैं तो मौद्रिक नीति का जो इस्तेमाल है वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई करती है। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करती है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में बहुत सारे आते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों आते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं तो बैंक रेट क्या होता है, ये आता है। ठीक है, दूसरा सी आर आर क्या होता है, एस एल आर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इन सब पे सवाल आए हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सब पे सवाल आए हैं। तो उसी में से पूछा जा रहा है। अगर आपने ये डिटेल में अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसकी प्रॉपर पर्टिकुलर इस मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास यूट्यूब पर है, आप जाके देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी बाय प्रेमपाल सिंह सर, तो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट का मतलब ये होता है, जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को
जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, आईसीआईसीआई एटसेट्रा, ठीक। जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लोन, तो उस पर कुछ ब्याज भी लेती है आरबीआई। तो जो ब्याज लेती है वही रेपो रेट कहलाता है। और ये जो लोन दिया जाता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है। यहां पे जो एक चीज मिस है वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए देती है, लंबी समय अवधि के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म, कम समय अवधि के लिए, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से क्या शेड्यूल्ड अनुसूचित बैंकों का हिस्सा नहीं है, शेड्यूल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है? तो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो भी शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट में ही आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक में ही आते हैं, पेमेंट बैंक है जैसे कि पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब भी इसी में आते हैं। हाँ, मनी लेंडर, जो गांव में साहूकार होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं दूसरे लोगों को और ब्याज वसूलते हैं, तो ये जो साहूकार लोग हैं ये शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक। तो आंसर हो जाएगा साहूकार। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट? लंबी अवधि की तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण प्रयोग करती है? तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्या करती है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करती है लंबी समय अवधि के लिए। What does CRR stands for the context of RBI policies? CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको बताया CRR क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है और इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, क्या कहेंगे इसको? नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। अब ये होता क्या है? तो देखो, हर कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, फॉरेन हो, विदेशी बैंक हो, कोई भी हो, हर कमर्शियल बैंक अपनी डेली जमा पूंजी का, डेली डिपॉजिट का, अपनी डेली डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अमाउंट आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना होता है। आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना होता है, इसे ये खर्च नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि ये कैश में मेंटेन होता है इसलिए कैश रिजर्व रेशियो है ये। उसी के साथ हम जब एसएलआर देखते हैं तो एसएलआर में जो पैसा है वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है। और ये एसएलआर वाला पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखते हैं, जबकि सीआरआर वाला पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं, ठीक है भाई। आगे देखिए, विच कमिटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक? आरआरबी के मर्जर के बारे में किस कमिटी ने सिफारिश की? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एकीकरण के लिए किस कमेटी ने? तो ध्यान रखना, नरसिम्हन कमेटी, नाम याद रखना है, नरसिम्हन कमेटी बहुत पूछा जाता है। तो नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का ये सुझाव था कि आरआरबी को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, Who issues the banking license in India? भारत में अगर किसी को अपना बैंक ओपन करना है तो उस बैंक के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? तो सीधी सी बात है, आरबीआई जारी करेगी।
क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। हमारे देश की आरबीआई सेंट्रल बैंक है। तो भारत के अंदर चाहे प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक हो या फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक भी इंडिया में आके काम कर रहे हो, इन तीनों बैंकों को आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। रूल्स किसके फॉलो करने पड़ेंगे? आरबीआई के। अगर नहीं किए तो आरबीआई लाइसेंस देने का काम तो करता ही है नई बैंक को, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल भी कर देता है अगर उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया तो। इन विच ईयर वॉज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कब बनाई गई थी? तो MPC यानी कि मौद्रिक नीति समिति। हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। पहली बार ये 2016 में बनाई गई। ठीक है। अब ये जो एमपीसी है करती क्या है ये एमपीसी? तो दोस्त पहले आप समझेंगे, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और इन 6 मेंबर में से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। अब ये 6 मेंबर की जो कमेटी है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करती है, और इस एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है, मीटिंग, ये हर 3 महीने में होती है। हर 3 महीने में एक बार होती है। तो ध्यान रखना, पूछा गया था एक बार, एमपीसी कमेटी की जो मीटिंग है वो साल में कितने बार होती है? तो 4 बार, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार, तो 4 बार हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 4 बार हो जाएगा। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका 2016। आगे देखें, विच इज द मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लैंड कॉल्ड? वो कौन सी रेट होती है जिससे कम पर बैंक जो है लोन नहीं दे सकते? तो उसे बेस रेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आधार दर। बेस रेट जो होगा उससे कम परसेंट पे लोन नहीं दे सकता कोई भी बैंक। विच वन इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स? अब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स अभी बताए, तो उसमें बताया क्वांटिटेटिव टूल्स भी होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आते हैं। और क्वालिटेटिव टूल्स में जो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट है ना, और मार्जिनलाइजेशन और मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये आते हैं उसमें। तो कौन सा क्वांटिटेटिव टूल नहीं है? तो सीआरआर तो है, एसएलआर भी है, रेपो रेट भी है, मोरल सुएशन, नैतिक अनुरोध, ये क्वांटिटेटिव टूल नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा कमर्शियल बैंक का काम नहीं है? तो देखो, कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, सही बात है। सरकार वो लोगों को लोन देती हैं, सही बात है। करेंसी इशू करती हैं,
गलत बात, करेंसी तो आरबीआई करती है इशू, और बाकी प्रोवाइडिंग लॉकर सुविधा देती हैं, ये भी सही बात है। यानी कि करेंसी इशू करना ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, ये आरबीआई का है। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का करंट चेयरपर्सन कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं जी, ध्यान रखना, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक। तो संजय मल्होत्रा कौन है अभी? संजय मल्होत्रा, याद रखेंगे। विच बैंक वॉज मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक इन 2020? 2020 में निम्नलिखित में से वो कौन सी बैंक है जिसका मर्जर पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया? तो वो है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये मर्ज हो गई है पीएनबी के साथ, ठीक, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई जो मौद्रिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, गलत। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सही। सेविंग को बढ़ावा देना, गलत। एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा, गलत। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक 8 बजे। रेगुलर जुड़े रहिए क्लास के साथ, इसमें आपका रिवीजन साथ साथ होता रहेगा जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।